में मतदाता सूची में संशोधन बेहद जरूरी है। राज्य में बड़ी संख्या में बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से घुसपैठिए और रोहिंग्या बस चुके हैं, जिस पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में भी कई ऐसे लोग हैं जो झारखंड और बिहार दोनों जगह मतदान करते हैं। उन पर कार्रवाई कब होगी? ये तो हम हमेशा डिमांड कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शहर पर बांग्लादेशी घुसपैठिए, पाकिस्तान से आए घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए और जो बर्मा और म्यांमार से घुसपैठिए हैं वो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं। कुछ लोगों ने तो दस्तावेज भी बना लिया है। तो अब देखें, संथाल की आबादी में 16% आदिवासियों की आबादी घट जाती है, मुसलमानों की 14% आबादी 60 वर्षों में बढ़ जाती है। तो ये कोई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं है, ये घुसपैठ है। देखिए, आपके पास सत्ता है, आप जो मर्जी कर ले, लेकिन झारखंड भाजपा में भी कुछ ऐसे लोग हैं, जब झारखंड विधानसभा का चुनाव होता है तो यहाँ भी वोट करते हैं, और जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है तो वहाँ भी वोट करते हैं। इस पर कब कार्रवाई करेगा भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये भी जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। और झारखंड बीजेपी को जल्द नया कप्तान मिलेगा। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने यह बड़ा दावा कहा कि राज्य को जल्द ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इसको लेकर 512 मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों में आधे की घोषणा कभी भी की जा सकती है, जिसके बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए झारखंड की ओर से भी वोटिंग होगी। उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में हिस्सा लेगी, लेकिन जो मंडल का चुनाव है और जो जिला का चुनाव है उसके लिए लगातार मंथन चल रहा है। किसी दिन भी लिस्ट आ सकता है मंडल का। आधे मंडलों की घोषणा के बाद आप जिलों पे जा सकते हैं, आधे जिलों की घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष का भी नॉमिनेशन हो सकता है। हम संगठन में थोड़े पीछे जरूर हैं, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है। बहुत मजबूती के साथ नया संगठन का नेतृत्वकर्ता आपको शीघ्र मिलेगा और हमारी पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी कि वो झारखंड प्रदेश में हिस्सा ले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में। इसलिए हम लोगों ने अपनी चुनाव प्रक्रिया जो थी, अभियान जो था, उसको तेज कर दिया है। वहीं इस मामले पर जेएमएम ने तंज कसा और कहा कि झारखंड बीजेपी पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। हाल यह है कि कोई मेंबरशिप लेने को तैयार नहीं है। यह बड़ा तंज कसा गया है। जेएमएम की ओर से कहा गया है कि झारखंड बीजेपी पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। हाल यह है कि कोई भी मेंबरशिप लेने को तैयार नहीं है। देखिए, झारखंड की भाजपा धाराशायी हो चुकी है। इनके पास मेंबरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक चेहरा है झारखंड के अंदर में, वो है हेमंत सोरेन जी का लोकप्रिय चेहरा। दाएं बाएं कोई नहीं दिखने वाला है, एक चेहरा हेमंत सोरेन जी। और झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबर से सियासी माहौल गर्म हो गया। बताया जा रहा है कि यह उनके परिवार के खिलाफ 47वां मुकदमा है, जिससे जुड़ा मामला राजनीतिक प्रतिशोध का रूप ले चुका है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की है। उन्होंने कहा है कि वे इस प्रकरण का संज्ञान लें और अधिकारियों द्वारा किए जा रहे दुरुपयोग को रोकें। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर मुख्यमंत्री से सवाल किया, क्या राजनीति अब इस स्तर पर आ चुकी है जहां नेता के परिवार को भी निशाना बनाया जा रहा है? उन्होंने लिखा है कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन नेताओं के समर्थकों या विशेष रूप से महिलाओं को इसमें घसीटना राजनीतिक सुचिता के खिलाफ है। तो इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी राज्य सरकार पर तंज कसा, जिस पर कांग्रेस और जेएमएम ने पलटवार किया है। राजनीति में अब सुचिता तो आप हेमंत सरकार से उम्मीद ही नहीं कर सकते। एक सुचिता होती है साहब की, जो राजनीतिक लोगों का आपसी मतभेद होता है सैद्धांतिक, उसमें परिजनों को नहीं घसीटा जाता है। लेकिन जिस तरीके से निशिकांत दुबे की पत्नी पर यह 47वां मुकदमा हुआ है, राज्य सरकार ने सारी सुचिता की सीमाओं को तोड़ दिया है साहब। आपको अगर सैद्धांतिक लड़ाई है तो निशिकांत दुबे जी से लड़ाई जारी रखें। परिजनों को नहीं घसीटा जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कतई उचित नहीं। और ऐसे परिजन जो राजनीति में नहीं है कि अब कानून प्रशासन को भी अब कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर कानून को, प्रशासन को कोई सबूत मिला है, कोई साक्ष्य मिला है जिसके आधार पर निशिकांत दुबे जी की पत्नी के ऊपर एफआईआर हुआ है, तो इसमें हर्ज क्या है? अगर वो उसमें संलिप्त नहीं है तो उनको सजा भी नहीं होगी। देखिए, बाबूलाल मरांडी को वो समय याद रखना चाहिए जब पूरे के पूरे सोरेन परिवार पर लोग हमला करते हैं, जेल जाना पड़ता है माननीय मुख्यमंत्री को, तब उनको परिवार नहीं याद आता है।
हेमंत सोरेन जी की सरकार है, यहाँ कानून का इकबाल है। हम पति पत्नी माँ बाप देख करके कार्रवाई नहीं करते हैं, कानून कार्रवाई करता है और न्याय संगत जो होगा वो कानून अपना काम करेगी। केंद्र सरकार लगातार झारखंड को योजनाओं की सौगात दे रही है। इस पर जेएमएम का कहना है कि केंद्र सौगात देकर कुछ नया नहीं कर रही। अगर केंद्र में झारखंड की इतनी ही चिंता है तो उसके बकाया राशि को जारी करे। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार की कमिटमेंट है कि उन्होंने योजना बनाई और केंद्र को उसमें पहल करने का काम किया, तब जाकर के वो आज धरातल पर दिख रही हैं। तो सरकार का कमिटमेंट है, लेकिन जो झारखंड का हजारों लाखों करोड़ रुपया का बकाया है उस पर भी चुप्पी तोड़नी चाहिए, तब जाकर के झारखंड का भला होगा, तब जाकर के असल मायने में ये समझ में आएगा कि केंद्र झारखंड की तरफ देख रहा है। धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र में केशरगढ़ जमुनिया में मंगलवार की रात अवैध माइंस में कोयला खनन के दौरान चाल धंसने की बात कही जा रही है, जिसमें 9 मजदूरों के दबने का दावा गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और विधायक सरयू राय ने किया। बुधवार को सांसद और विधायक ने स्थल निरीक्षण किया था। सांसद सीपी चौधरी ने एनडीआरएफ की टीम से मुहाने से मिट्टी मलबा हटाने की मांग की। गुरुवार की दोपहर तक एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची। एनडीआरएफ का इंतजार किया जा रहा है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद जिले के बागमारा थाना अंतर्गत केसरगढ़ जमुनिया में अवैध माइनिंग के दौरान चाल धंसने की बात कही जा रही है। मंगलवार की रात में यह खान दुर्घटना हुई थी, जिसमें 9 मजदूरों की दबे होने की बात कही जा रही है और इसे लेकर विधायक सरयू राय ने ट्वीट कर जानकारी दिया था। वहीं बुधवार को विधायक सरयू राय और गिरिडीह के सांसद सीपी चौधरी इसी स्थल का निरीक्षण किए। वहीं सांसद और विधायक ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तस्करों के साथ पुलिस की मिलीभगत है और यही कारण है कि इन जगहों पर अवैध मुहाने खोलकर कोयले निकाले जा रहे हैं और जिसमें गरीब मजदूरों को यहाँ पर लाया जाता है। बताया जा रहा है कि 9 मजदूर दबने से मौत हो गई और अब तक अगर कहा जाए तो गिरिडीह जिले के 5 मजदूर के परिजन मीडिया के सामने आकर उनके परिजन की गायब होने की बात कही जा रही है। लेकिन बीसीसीएल और पुलिस इस पूरे मामले पर अब भी जो है सो घटना होने से इनकार कर रहे हैं। अब ऐसे में एनडीआरएफ टीम को यहाँ पर बुलाकर जांच कराने की बात, रेस्क्यू कराने की बात कही जा रही थी और उसी एनडीआरएफ टीम की अब यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। ये जो आप मुहाना देख रहे हैं इसकी भी भराई कर दी गई है और आप इसके ठीक कुछ दूर देख रहे होंगे कि कुआं नुमा माइंस भी खोला गया है, वह भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। फिलहाल एनडीआरएफ टीम की जो है इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद मलबे को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। और जो सांसद और विधायक का आरोप है कि जब चाल धसी तो मलबे में मजदूर दबे हैं। फिलहाल एनडीआरएफ टीम का इंतजार किया जा रहा है और देखना होगा कि एनडीआरएफ की टीम कब तक इन स्थलों पर पहुंचती है और यहां से मिट्टी और मलबे को हटाने का काम शुरू करती है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। तो धनबाद के बागमारा में अवैध खनन के दौरान चाल धसी, लेकिन मातम गिरिडीह के कुंडलवादा अंबा बेड़ा गांव में पसरा हुआ है। गांव के 2 मजदूर अफजाल अंसारी और सफीक अंसारी मंगलवार से लापता हैं। बगल के गांव के 3 युवकों का भी कोई पता नहीं है। इन मजदूरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इनका कहना है कि सूचना मिलने के बाद इन्हें घटनास्थल तक जाने नहीं दिया गया। पीड़ित सरकार और प्रशासन से शव सौंपने की गुहार लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि जो ठेकेदार काम कराने ले गया था वो भी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहा है। आप लोग जब घटनास्थल गए थे तो आप लोग के साथ कुछ दुर्व्यवहार भी किया गया था? हाँ, उन लोग के द्वारा? हाँ, नहीं घुसने दिया। नहीं घुसने दिया। मौत की जानकारी आप लोगों को कैसे प्राप्त हुई? फोन आया वहीं से। कुछ आदमी जैसे वहाँ और लड़का था ना अगल बगल में, अभी साव लेने के लिए गए थे तो क्या बोला गया वहाँ जाने नहीं जाने दिया हम लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ से गए, करीब शाम हो गया था तो करीब रखे ना क्या बजे 6 बजे करीब वहाँ पर पहुँचे तो हम लोग को जाने नहीं दिया।
वहाँ पर तो पहली बात हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहा था, और लास्ट मांगे तो बोला कि यहाँ से भागो, सबको भगा दिया गया। 100 नहीं दिया, हम लोग बोले कि हम लोग को सिर्फ 100 दे दीजिए, जो अगर आप लोग उल्टा अगर पैसा लेंगे तो हम लोग दे देंगे, लेकिन फिर भी वो लोग जो है तैयार नहीं हुआ। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के पूर्व उपसभापति कड़िया मुंडा का रांची के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आज अस्पताल जाकर कड़िया मुंडा से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मुलाकात के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कड़िया मुंडा का इलाज बेहतर तरीके से चल रहा है, वो जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। देखिए, हम अभी मेडिका हॉस्पिटल आए हैं, हम सबके अभिभावक और पूर्व सभापति पूर्व सांसद कड़िया मुंडा साहब की तबीयत खराब हो गई थी कल, और मैं अभी उनसे मिला हूँ, पूरी टीम से मेडिका की टीम से मिलकर मैंने मॉनिटरिंग किया है। और खबर जामताड़ा से, जहां के कुल 1030 सरकारी स्कूल में आज भी तड़ित चालक नहीं है। सभी स्कूल ठनका जैसी घातक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के अभाव में संचालित हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2010-11 में लगभग 600 स्कूलों में 21 करोड़ की लागत से तड़ित चालक लगाए गए थे, लेकिन एक एक कर सभी चोरी हो गए और अब करीब 1,45,000 छात्र छात्राओं पर ठनका का खतरा मंडरा रहा है। मेरे यहाँ पर लाइटिंग है, इसलिए डर लगता है। कई दिनों से बारिश और वज्रपात हो रहा है, इसलिए डर लगता है। पहले पुराना विद्यालय गांव के अंदर है, वहाँ जो बनाया गया वहाँ पर लाइटिंग प्रोटेक्टर था। जब वहाँ से आ गए हम यहाँ नया विद्यालय में, तो लाइटिंग प्रोटेक्टर वहाँ से कोई उठा लिया, इसलिए यार हमारे यहाँ तो इधर बारिश खूब हो रहा है, वज्रपात भी खूब हो रही है, जिसके कारण हम लोग को डर लग रहा है जो लाइटिंग प्रोटेक्टर लगाया जाए। उपायुक्त महोदया से बात की थी, तो उपायुक्त महोदया के द्वारा अप्रूवल भी दे दिया गया था और डीएमएफटी की बैठक में शायद प्रस्ताव भी लिया गया था, परंतु अभी नए डीसी सर आए हैं, उनसे वार्ता करके लगवाने का मैं प्रयास करूंगा। और खबर जमशेदपुर से, जहां शहर के तमाम जेवर दुकानों में तैनात गार्ड के हथियार की जांच शुरू कर दी गई है। सिटी एसपी के निर्देश पर यह जांच की जा रही है। साथ ही अवैध हथियार का इस्तेमाल करने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक दूसरे राज्यों से अवैध तरह से शहर में हथियार लाए जा रहे थे। ज्यादातर इसका उपयोग अपराधी और इसी तरह के अपार्टमेंट के बाहर तैनात गार्ड कर रहे हैं। संवाददाता आशीष तिवारी की खास रिपोर्ट को देखिए। लौह नगरी जमशेदपुर शहर में अब ज्वेलरी दुकानदारों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां कई थाना क्षेत्रों में ज्वेलरी दुकानों में जो उनके गार्ड खड़े होते हैं ड्यूटी के दौरान, वो अवैध हथियार लेकर अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं। और इसी के तहत अब जमशेदपुर के सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जो शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो भी ज्वेलरी दुकान है और वो उन ज्वेलरी दुकानों में जो ड्यूटी में तैनात गार्ड है और उनके हाथों में जो हथियार है उसकी जांच की जा रही है। हालांकि साक्षी थाना क्षेत्र में 3 गार्डों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, साथ ही साथ उनके 3 हथियार जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। वहीं अन्य हथियार को जब्त करके गार्डों को 10 दिनों की चेतावनी दी गई है कि उनके कागज पत्र दिखाएं, नहीं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अब कहीं ना कहीं अवैध हथियार के खिलाफ जिला पुलिस जो है वो पूरी तरह से एक्शन में दिख रही है और कहीं भी अवैध हथियार मिलता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और खबर हजारीबाग से, जहां चौपारण प्रखंड के तेतरिया गांव में पीडीएस डीलर पर राशन घोटाला का आरोप लगा है। आरोप है कि जुलाई महीने में उन्होंने 40 लाभुकों से अंगूठा लगवा लिया और राशन को हड़प लिया। मुखिया ने मामले की जांच की तो गांव वालों के आरोप सही पाए गए। गांव वाले अब डीलर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। इधर पीडीएस डीलर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताया। चावल उठाता है, बांटने में बहुत देर करता है। अगला महीना का चावल का रसीद कटा है और अभी तक नहीं मिला। 20 दिन हो गया, कोई 4 दिन दौड़ा, कोई 5 दिन दौड़ा, किसी को 8 बजे 9 बजे रात के बुला देता है चुपे बरी। हम लोग मांगा जाता है चावल नहीं उठा, 4 दिन के बाद उठाएंगे तो पैसा से चावल देंगे आपको। दाल भी नहीं मिलता है। 3 साल हो गया हमको मुखिया बने हुए। बराबर का ये खास करके हमारे यहाँ 4 डीलर हैं। 4 डीलर में ये डीलर का जो है खास करके लाभुक के साथ इतना बदतमीजी से बात आता है, वो जनता बता सकती है। हम तो बात की बात है, जो जनता बोलेगी वो मैं बोल रहा हूँ। मेरे स्थानीय मुखिया के द्वारा ये किया गया है कि कुछ लोगों को बुला करके
और मेरे खिलाफ भड़काया गया। और सबको बुला करके हमको अभी भी राशन दे देना है। 2-4 लोग जो भी बाकी हैं सब लोग आकर के और राशन ले जाए। और झारखंड में डोमिसाइल हिंसा में शहीद को छात्र युवा संघर्ष समिति की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्णीय दीपक बबलू और आरके सिंह को समिति ने इस दौरान शहीद का दर्जा देने की मांग की। समिति की ओर से ललित ओझा ने कहा, अभी तक मृतक के परिजनों को मुआवजा और न्याय नहीं मिला है। आज तक राज्य सरकार ने ना कोई इनके लिए जगह सुनिश्चित किया, ना इनको शहीद का दर्जा दिया, ना इनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी। तो राज्य में 2 तरह की नीति नहीं चलेगी। छात्र युवा संघर्ष समिति इनके परिवारों के साथ खड़ी रहती है और हर वर्ष शहीद स्मारक तक, चूंकि सरकार ने कोई जगह उपलब्ध नहीं कराया है, तो इसी शहीद स्मारक पर हम लोग उनको याद करते हैं और हम लोग उनको बहुत भारी मन से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि अभी तक उनके लिए न्याय की लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। राज्य सरकार बेखबर सोई नहीं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।